जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। YouTube में तो एकदम घुस चुके हो, तुरंत समझ गया किसका क्या डायलॉग बोल रहा हूँ, नहीं बोल रहा हूँ। चलो एंटरटेनमेंट करो बट स्टडीज करते रहो, क्योंकि टाइम अभी देख रहे हो ना, बहुत ज़्यादा ही लॉकडाउन के कारण हम लोग बंद हो गए और इसको कोई कोई ऑफिशियली छुट्टी समझ रहा है। इट इज़ नॉट दैट। सब एक साथ हम लोग को वो है ना, जितना भी हम लोग का लैकिंग हुआ, जितना भी पढ़ाई नहीं हुआ, वो सब एक साथ कम टाइम के अंदर हम लोग को पूरा करना है। मान के चलो जो EMI या जो भी हम लोग रेंट नहीं दे रहे गवर्नमेंट को, या हम लोग का जो भी काम हम लोग अभी पैसा नहीं दे रहे ना, वो पैसा हम लोग को इकट्ठा एक टाइम पे देना पड़ेगा। तो ये सेम रूल है। अभी पढ़ाई अभी नहीं कर रहे हो तो इकट्ठा पढ़ाई तुमको ज़्यादा तब करना पड़ेगा। सो 10th में आ गए हो, नाउ यू हैव टू बी अ बिट, टेंशन लेने का बात नहीं, थोड़ा सा सीरियस हो जाओ, दैट्स इट। हाँ, बाल कटवा लिया हूँ अभी तुरंत। सब बच्चे पूछ रहे कि सर कैसे? नहीं, देखो हम लोग का जो जो एरिया ग्रीन जोन है उधर जाके बस थोड़ा सा हम लोग जाके हेयर कटिंग करवाए, वो भी रूल्स एंड रेगुलेशन से, प्रॉपर सैनिटाइजेशन में। तो तुम लोग भी अगर करना चाहते हो तो अगर तुम्हारे एरिया डिक्लेयर्ड है देन ओनली, बट नॉट बिफोर दैट। ऐसा नहीं कि चल पड़ा और कटवाने गए, ठीक है ना? कोरोना हमला बोल देगा वरना। ओके, टुडेज टॉपिक, हम लोग ने जितना भी इलेक्ट्रिसिटी का जो बोलते हैं ना पार्ट्स, उसका पोटेंशियल डिफरेंस, रेजिस्टेंस वगैरह वगैरह, करेंट, उसको मेजर करने का डिवाइसेस और उसका जो भी न्यूमेरिकल्स हम लोग ने किया। अब हम लोग इलेक्ट्रिक करंट का एक दूसरा इफेक्ट पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आज का इस पार्ट का टॉपिक होगा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। नाउ हीटिंग इफेक्ट समझने के लिए एक चीज बहुत आसानी से समझ सकते हो कि इलेक्ट्रॉन से ही तो इलेक्ट्रिक करंट का जन्म होता है। इलेक्ट्रॉन्स अगर मूवमेंट नहीं करेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट का एग्जिस्टेंस इज नॉट देयर। सो इलेक्ट्रॉन को एक नॉर्मल एक हाथ समझ सकते हो, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरा हाथ। अगर दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में चलेंगे और बहुत पतला से जगह से, हम लोग को पता है कि जाने का जगह बहुत कम रहता है कंडक्टर के अंदर, और ऐसे ऐसे अगर भाग रहा है, दौड़ रहा है, तो आपस में वो क्या होगा, वो दोनों कोलाइड होंगे, आपस में घिसेंगे। और जब भी दो चीज घिसते हैं तो उनके बीच में जो फ्रिक्शन क्रिएट होता है, उनमें जो धक्का मुक्की क्रिएट होता है, फॉर दैट रीजन हीट क्रिएट होता है। और हर चीज में हम लोग देखते हैं, हम लोग का चप्पल घिस जाता है इसी कारण, फ्रिक्शन के कारण दो चीज घिसता है। तो जब मिलियंस एंड बिलियंस इलेक्ट्रॉन्स एक पतला सा वायर से दौड़ रहा है, तो क्या उसमें हीट क्रिएट नहीं होगा भाई? उसमें क्यों फ्रिक्शन नहीं होगा? क्या इलेक्ट्रॉन मतलब क्या बोलते हैं, एग्जिस्ट नहीं करता, एक पार्टिकल है, इट्स अ पार्टिकल, मतलब बहुत माइन्यूट है, और उसमें भी घिसता है तो हीट क्रिएट होता है। तो अब ये हीट कितना क्रिएट होता है और किस किस चीज के ऊपर डिपेंडेंट रहता है, ये पहले देखना पड़ेगा। और हीट क्रिएट होता है, उसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? देखो, मोबाइल चार्ज होता है, गर्म हो जाता है, बहुत देर तक चार्जर का जो वायर रहता है, चार्ज होने के बाद वायर या जो एडाप्टर है वो गर्म हो जाता है। टीवी, पंखा कुछ देर चलने के बाद गर्म हो जाता है, कुछ देर चलने के बाद गर्म हो जाता है। अच्छा, टाइम के ऊपर मतलब डिपेंडेंट है। पंखा को तुरंत चलाओ गर्म नहीं होता, बल्ब को तुरंत चलाओ गर्म नहीं होता है, बट कुछ देर चलने के बाद वो गर्म हो जाता है। अच्छा, टाइम के ऊपर डिपेंडेंट है। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, इसको पहले नोट कर लेते हैं कि जो हीट डिपेंड करता है वो टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, दूसरा क्या चीज के ऊपर डिपेंड कर सकता है? अगर तुम रास्ते में मतलब कोई रास्ते से चल रहे हो, या मान के चलो मून वॉक करो, आओ माइकल जैक्सन जैसा करो, ठीक है ना? तो मून वॉक जब तुम करते हो, व्हाट हैपेंस, तुम्हारा पैर घिसता है ना, तो अगर स्मूथ फ्लोर नहीं होगा, तो अगर मान के चलो रास्ते में तुमने मून वॉक चालू कर दिया, तो चप्पल 2 दिन में भगवान का प्यारा तो फट जाएगा। इसका मतलब क्या है कि रेजिस्टेंस, रास्ते में क्या जाता है? रेजिस्टेंस, फ्रिक्शन जाता है। तो वही फ्रिक्शन का नाम तो मतलब इलेक्ट्रिसिटी में रेजिस्टेंस है, वो इलेक्ट्रॉन को जाने में रोकता है। और कोई अगर जाने में ही रुकावट आ गया तो वो लोग आपस में और ज्यादा घिसेंगे, क्योंकि उसमें फ्रिक्शन ज्यादा है, उसमें रेजिस्टेंस ज्यादा है। देखो, फ्रिक्शन रेजिस्टेंस दोनों एक चीज नहीं है, बट अगर देखा जाए तो टर्मिनोलॉजी के हिसाब से दोनों एक ही काम करता है।
तो इलेक्ट्रॉन को जितना रोका जाएगा वो आपस में उतना ही घिसेगा। सो दैट मीन्स, और रेजिस्टेंस मतलब जितना बढ़ेगा हीट उतना बढ़ेगा, घिसेगा ज्यादा। तो क्या हो रहा है, सोचो, वाइब्रेशन ज्यादा हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो रहा है, और वही हीट क्रिएट कर रहा है, हीट इवॉल्व हो रहा है। हीट क्या है, बस एनर्जी का ट्रांसफर है। वाइब्रेशन हुआ, आपस में हिला, उसका काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे जब उसके बॉडी के बाहर रेडिएट होने लगा, क्योंकि वो एनर्जी तो कभी बंद नहीं हो सकता। मैं अगर हिल रहा हूं, उसका असर कॉस्मोस का हर एक पार्टिकल तक फैलेगा, यूनिवर्स में धीरे धीरे फैलता जाएगा। तो वो चीज जैसे बाहर बॉडी से रेडिएट होता है तो वो हीट में कन्वर्ट हो जाता है। वो एक एनर्जी का रूप है, वेव के थ्रू चल रहा है। ओके, so that means heat is also directly proportional to the resistance. Okay. But और एक चीज के ऊपर भी डिपेंड हो सकता है ना। सोचो, अगर बाई चांस ज्यादा बोलता है हाई वोल्टेज आ गया, ज्यादा करंट आ जाएंगे, ऐसा अगर कोई कभी भी सुना होगा, और कोई टीवी जल जाता है, या जब बोलते बिजली कड़कता है तो सब पंखा लाइट बंद कर दो। ऐसा क्यों बोलता है कभी कभी? जस्ट थिंक, बिजली जो थंडर वोल्ट होते हैं उसके अंदर लगभग मिलियन वोल्ट्स उनका रहता है। तो वो अगर कहीं पे कनेक्टेड होता है तो उतना वोल्टेज की वजह से, उतना हाई अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो कि हम लोग को दिखता है, नॉर्मल इलेक्ट्रिक करंट तो दिखता भी नहीं, तो सोचो कितना इलेक्ट्रिक करंट है, वो अगर किसी के थ्रू अचानक चल गया तो बोलता है पंखा जल जाता है, टीवी फट जाता है। तो मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक करंट अगर बहुत ज्यादा मात्रा में गया, इलेक्ट्रिक करंट है क्या, इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन का तादाद ही अगर तुमने बढ़ा दिया, इलेक्ट्रॉन का पॉपुलेशन अगर तुमने बढ़ा दिया, दैट मीन्स द हीट एनर्जी विल आल्सो बी क्रिएटेड मच मोर देन इट इज यूज्ड टू क्रिएट। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर भी कोई चेंज लाया, अगर उसको बढ़ाया तो भी होगा। बट जब तुम लोग हायर क्लास में जाओगे तब समझ में आएगा कि इलेक्ट्रिक करंट अगर 2 गुना बढ़ता है तो हीट 4 गुना बढ़ जाता है, बिकॉज द हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। ये डिफरेंशिएशन या डेरिवेशन तुम लोग को 11th में मिलेगा। अभी मैं तुमको ये कुछ समझ नहीं पाओगे अगर मैं तुमको बताऊं कि आई स्क्वायर क्यों हुआ। सर रेजिस्टेंस बढ़ा, जितना रेजिस्टेंस बढ़ा जितना गुना बढ़ा, प्रोपोर्शनल मतलब ये 2 बढ़ा तो ये 2 बढ़ा, ऐसा बात नहीं है। ये जितना टाइम बढ़ा ये उतना टाइम बढ़ गया, वैल्यू दोनों का अलग हो सकता है। ये जितना टाइम चलेगा ये भी उतना रेट में बढ़ता रहेगा, मगर इसका और इसका बढ़ने का जो रेट है ना, ये बहुत ड्रास्टिक रेट में बढ़ता है। इलेक्ट्रिक करंट थोड़ा सा भी बढ़ाओ, हीट बहुत ज्यादा बढ़ता है। ये रीजन के कारण कि H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट स्क्वायर। समझ रहे? ये अगर 2 बढ़ा तो 2 का स्क्वायर ये बढ़ जाएगा, ये 4 गुना बढ़ जाएगा, इस टाइप का कॉन्सेप्ट। मगर क्या ये अभी मैंने तुम्हारे सामने क्या नया आविष्कार किया कि भाई देखो लाओ नोबेल उसके लिए, तो मेरे को नोबेल मिल जाना चाहिए ना? नहीं, ये तो एक सीखा हुआ चीज को खुद से अंडरस्टैंडिंग मैंने किया। मगर ये सिखाया कौन? जेम्स प्रेस्कॉट जूल। ये महान वैज्ञानिक हीट एनर्जी के ऊपर जितना भी मेन इक्वेशन है ये जूल्स बाबा से आया है। नाउ जूल्स ने जो लॉ दिया, द जूल्स लॉ, वो क्या डिपिक्ट करता है हम लोग देखते हैं कि हीट इन तीनों के ऊपर निर्भर करे। तो तीनों को मैं हीट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अगर लिख दूं तो क्या आने वाला है? H is directly proportional to I square RT। प्रोपोर्शनलिटी मतलब मैंने बोला ना, वैल्यू इक्वल नहीं है। अगर ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये घटेगा, मगर जितना ये बढ़ेगा उतना ही ये बढ़ेगा, उसका गारंटी नहीं है। तो इन दोनों को बैलेंस करने के लिए वी नीड अ कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल हम लोग ने K कांस्टेंट ले लिया, मगर ताजुब बात है कि ये इक्वेशन इतना सटीक था, इतना एक्यूरेट था कि जैसे ही I और R और T का सब वैल्यू बिठाया गया तो देखा हूबहू उतना ही अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी आ रहा है। इस कांस्टेंट का कोई मतलब ही नहीं हुआ, मगर डेरिवेशन के खातिर नॉर्म रूल्स के तहत वी हैड टू यूज अ कांस्टेंट। तो K का वैल्यू हम लोग ने 1 लिख दिया, इससे ना हमारा हाथी ना हमारा सांप ना टूटा लाठी। K का वैल्यू 1 हो गया तो इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आया और हम लोग ने दोनों को इक्वल भी बोल दिया एंड वी गेट द इक्वेशन I स्क्वायर RT। बट सर ये इक्वेशन तो मैं तो एक अंडरस्टैंडिंग के थ्रू तुमको समझाया, बट देयर इज अ डेरिवेशन। किस तरीके से ये इक्वेशन आया, ये ऐसा नहीं कि सोच के हमारे जैसा
प्रैक्टिकल सोच से ये इक्वेशन को निकाला गया, नहीं, इसको इसका निकालने के पीछे एक और दूसरा चीज है जो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, और उससे हम लोग ने ये इक्वेशन आराम से पा सकते हैं। वी कैन डिराइव दिस इक्वेशन लिटरली। सो लेट्स सी, और उसके अंदर हम लोग को एज का और अलग अलग टाइप ऑफ इक्वेशन मिलेंगे जिसको हम लोग अलग अलग कंडीशंस में अप्लाई करेंगे। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज नोन एज वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस। एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में लेके जाने के लिए आता है, तो W इज इक्वल टू V मल्टीप्लाई Q। वी नो दिस इक्वेशन, ये हम लोग ऑलरेडी पोटेंशियल डिफरेंस में पढ़ चुके हैं। ओके, नाउ वी आल्सो नो दैट वर्क डन और एनर्जी, ये सब क्या है, भाई भाई है, दे आर भाई भाई, ये सब भाई भाई है। इनका जो यूनिट रहता है ये सबका जूल, क्योंकि जूल बाबा ने एनर्जी का कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से न्यूमेरिकली समझाया, और जूल का वजह से ये डायमेंशन, वैल्यू वाइज, कैलकुलेशन वाइज, यानी तुम वर्क के बदले में हीट एनर्जी बिठाओ, काइनेटिक एनर्जी बिठाओ, इट डजंट मैटर, मगर बस अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे सब अलग है। मगर तुम वर्क डन के जगह तुम हीट एनर्जी बिठा सकते हो, पोटेंशियल एनर्जी बिठा सकते हो, यू कैन डू एनीथिंग, अंडरस्टैंडिंग अलग हो जाता है। तो W, वो W धमाल वाला W नहीं है, वर्क डन वाला W है। और V की जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं, सोचो क्या लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू IR अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, एंड Q इज इक्वल टू I मल्टीप्लाई T, बिकॉज इलेक्ट्रिक करंट मल्टीप्लाई टाइम इज इक्वल टू Q। वी न्यू दैट कि Q बाय T इज इक्वल टू I, हम लोग जानते हैं। Now what are we getting? I into I, that is I square RT, अरे वो that is work done, और work done मतलब एनर्जी। जब एनर्जी खर्चा होगा तभी तो वर्क डन होगा। वर्क डन कैसे होगा, कुछ एनर्जी कोई चीज चला, कोई चीज मेरे को कोई सामान उठाना है तो मेरे को कुछ एनर्जी खर्चा करना पड़ेगा, एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू वर्क डन, दैट्स इट, यही तो कॉन्सेप्ट है। तो हीट इज इक्वल टू आई, अच्छा ये हो गया आई स्क्वायर आर टी। ओके, इसको और भी हम लोग डिराइव कर सकते हैं, और भी जगह तक जा सकते हैं, इसको मैं मिटा देता हूं। अब देखो, अगर बाई चांस मेरे को आई को हटाना है, नहीं मेरे को आई का शक्ल पसंद नहीं, तो V is equal to IR, we know that V is equal to IR, so I is equal to what happens, V by R, ये लिख सकते हैं। तो I की जगह अगर मैं V by R लिखता हूं तो V स्क्वायर बाय R स्क्वायर लिख सकता हूं, क्योंकि V by R का होल स्क्वायर मतलब V स्क्वायर बाय R स्क्वायर, I की जगह मल्टीप्लाई R इंटू T, एंड एक R से एक R गया मत, और आ गया V स्क्वायर बाय R T। ये एक नया इक्वेशन आया जिसमें इलेक्ट्रिक करंट का जरूरत ही नहीं है, वोल्टेज, रेजिस्टेंस और टाइम से निकाल सकते हैं, बहुत बढ़िया। और अगर मान के चलो कि अब मेरे को रेजिस्टेंस का शक्ल बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है, कि रेजिस्टेंस मेरे को दिया ही नहीं, वो कपिल नहीं बोलता है तुम्हारा शक्ल मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं, तो वैसे वाला कॉन्सेप्ट से अगर मैं R को हटाना चाहूं तो क्या आ सकता है, R इज इक्वल टू V अपॉन I इज इक्वल टू R, ये लिख सकता हूं। तो R की जगह में V अपॉन I लिख दो, यानी V स्क्वायर बाय V अपॉन I, नीचे I लिखते हैं ना, मल्टीप्लाई T, ये I ऊपर चले जाता है, हम लोगों को पता है। तो इस V से एक V स्क्वायर तो कट गया, दो V स्क्वायर बाय V बचा, और ये I क्या है, रेसिप्रोकल है, तो ये ऊपर जाने वाला, तो क्या होगा V I T, विट, ठीक है। तो वी आर गेटिंग थ्री खूबसूरत इक्वेशन, ब्यूटीफुल इक्वेशन, इसको मैं रब कर दूं, नोट कर लेना हर एक चीज को। वी आर गेटिंग तीन इक्वेशन हम लोग ने पाया कि दैट H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। इसका सिग्निफिकेंस यही है कि जब मेरे को क्वेश्चन में वोल्टेज का नामो निशान या कुछ भी नहीं रहेगा, तब मैं ये इक्वेशन से हीट एनर्जी या अदर्स निकाल सकता हूं, जो वोल्टेज का जिक्र भी नहीं है। H इक्वल टू VIT में तब अप्लाई कर सकता हूं जब मेरे पास रेजिस्टेंस का भी नामो निशान कुछ नहीं है, ना मेरे को दिया है ना मेरे को पूछा है, मेरे को करंट और वोल्टेज देके और हीट एनर्जी बता दिया, बोला कि कोई चीज कितना टाइम तक चलेगा। ये सब मैथ्स इसी के लिए है ना, कि कोई पंखा चल रहा है, कोई बल्ब चल रहा है, तो बल्ब का कोई एक सर्टेन अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होगा, कोई सर्टेन अमाउंट ऑफ वोल्टेज होगा,
उस सर्टेन अमाउंट ऑफ करंट और वोल्टेज की वजह से कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट क्रिएट होगा। मगर जितना टाइम जाएगा हीट तो बढ़ेगा। तो बोलेगा कि अगर मान के चलो कि 10 एम्पियर करंट है, 220 वोल्ट है और 2500 जूल हीट एनर्जी इज बीइंग क्रिएटेड, देन हाउ मच टाइम वाज द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस वाज बीइंग रनिंग फॉर, कितना देर तक वो चल रहा था। तो ऐसे में इसके लिए सब आता है, ये इक्वेशन आता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, V²/RT, जब इलेक्ट्रिक करंट का कुछ भी नामो निशान नहीं रहेगा, देन वी विल बी यूजिंग दिस इक्वेशन। क्लियर? बाकी H = VQ, ये तो बोलते हैं ना कि यही है हमारा सोर्स जहां से हम लोग को पूरा हर एक इक्वेशन मिला। ये हमारा मदर इक्वेशन, इस मदर इक्वेशन से बच्चा इक्वेशन हम लोग को मिली। सो सिंपल, दिस वाज द जूल्स लॉ एक्चुअली, व्हिच आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड इन अ वेरी सिंपल मैनर। ये कोई बड़ी बात और याद रखने वाला बहुत भयानक चीज नहीं था, बट द स्टेटमेंट, द डेफिनेशन that the amount of heat energy produced in a conductor is directly proportional to the square of the electric current, the resistance and the time for the time being the electric current was being flown for. इसका perfect definition ये है, in my way this is this concept. अगर concept wise definition करोगे तो इधर उधर करोगे, but the overall concept should be like this कि वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है। एंड the accurate Joule's law, if I say कि Joule's law किसको बोला जाता है, Joule's law, that is the Joule's law. That is the Joule's law. I hope you have understood. इसके ऊपर बहुत मैथ्स आते हैं, बहुत अलग, इंपॉर्टेंट, इजी, हार्ड। इसका नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स करेंगे, मजेदार न्यूमेरिकल्स करेंगे। बिंदास, टिल देन स्टे स्टडी, टिल देन कीप स्टडिंग, मजे करते रहो। और इतना भाई देखो, अभी इतना ये ट्रेंडिंग वेंडिंग चीज में मत जाओ। उन लोग से ये लोग है ना, इन लोग का सब खेल रहता है। ये लोग आपस में ही मजे कर रहे हैं, ये इसको बदनाम कर रहे हैं, इसको नाम कर रहा है। दे आर गेटिंग देयर ओन कैश एंड देयर शेयर। आर यू गेटिंग एनीथिंग बाय मतलब डूइंग दिस? हाँ, जो सही है वो सही है, गलत बोल दिया, बात खत्म। अब उन लोग में क्या चल रहा है, प्रधानमंत्री APJ अब्दुल कलाम, रामानुजन थोड़ी ना कि इसके पीछे इतना तुम लोग सपोर्ट कर रहे हो। जस्ट थोड़ा सा सोचो, तुम्हारा लाइफ है, उन लोग अपने YouTube के वजह से तो पैसा कमा रहे, बट यू विल बी नॉट गेटिंग इवन अ आउंस फॉर सपोर्टिंग एंड ये मतलब शेयरिंग देयर वीडियोस एंड व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। जो फायदा है ना, फायदे के पीछे भागो। मैं तुमको क्लियर बता रहा हूँ और कुछ नहीं बोलूंगा। 10 का बच्चे हो, यू आर राइट नाउ इन अ ट्रांजिशन स्टेट ऑफ बीइंग मैच्योर। क्लास 10 के बाद इंसान का जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज रहता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो इस स्टेप को, ये ग्रोथ तुम्हारा स्टेज है, तो बहुत अच्छे से इस टाइम पे मेहनत करो। इस टाइम पे तुम अगर बोलते हैं ना उग गए ना, फिर तुमको रोकने वाला नहीं है, फिर तुम फर्राटा ग्रो करो। बेस्ट ऑफ लक।